सो हेलो एवरीवन। पिछली बार प्रोजेक्टाइल टॉपिक को हमने किया था, प्रोजेक्टाइल्स इन फॉर्म सर्कुलर मोशन। उस पर हमने क्वेश्चंस भी बनाए थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि टेस्ट योर कंसेप्ट का ही था। क्वेश्चन नंबर 32 बनाया था। लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 35 बनाया था, क्वेश्चन नंबर 35 बनाया था। और कल ही एक होमवर्क दिया था लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 44 करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो जो टॉपिक हम लोग करते जा रहे हैं उस पर जो जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग करते जाएं, तब ज़्यादा क्लियर होते जाएगा। तो उम्मीद है अगर ये किया हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 80 मीटर। एट द सेम टाइम another ball is projected horizontally from the tower. Find the time taken by both the balls to reach the ground. अब इंटरेस्टिंग है ये कि दोनों बॉल को सेम समय लगेगा ग्राउंड पर आने के लिए, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है ये जरा देखते हैं। दरअसल ये कोई टावर है, टेढ़ा है थोड़ा सा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। टावर है, एक बॉल को हमने हॉरिजेंटली फेंका और एक बॉल को जस्ट ड्रॉप कर दिया, यानी कि वो जस्ट नीचे की ओर ऐसे अपना आते गया। ठीक है, एक बॉल अपना ऐसे गया होगा इस तरह से, और दूसरा वाला बॉल नीचे की ओर इस तरह से अपना आया होगा। तो ये बॉल नंबर 1 है और ये बॉल नंबर 2 है। टावर का हाइट कितना है? 80 मीटर है। तो अगर बॉल 1 के लिए देखें तो बॉल 1 को नीचे आने में कितना समय लगेगा? अगर आप बताओ मुझे, बॉल 1 को नीचे आने में कितना समय लगेगा? तो ऑफ कोर्स बॉल 1 के लिए यू तो 0 है। क्यों? क्योंकि वो इनिशियल वेलोसिटी जो बॉल का है उसको ड्रॉप किया गया, केवल उसको फेंका नहीं गया हॉरिजॉन्टली। तो बॉल 1 के लिए u इज इक्वल टू 0 है, लेकिन u इज इक्वल टू 0 लिखना उतना सही नहीं है। आप क्या लिखो? uy इज इक्वल टू 0 लिखो। uy यानी y डायरेक्शन, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन। ये हमारा वर्टिकल है नीचे की ओर, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। तो वर्टिकल, इनिशियल वर्टिकल स्पीड कितना है बॉल 1 का? 0 है। तो मैं अगर वर्टिकल डायरेक्शन में इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाऊं, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये जो बॉडी है वो अर्थ के ग्रेविटेशन में नीचे आ रही है, तो उसका एक्सेलरेशन जी ही होगा ना, ए इज इक्वल टू जी होगा, इसीलिए मैंने ए की जगह जी रखा। और वाई क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि मैं इस इक्वेशन को किसकी तरफ लगा रहा हूँ? वर्टिकल की ओर, इसीलिए मैं डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड इन वर्टिकल डायरेक्शन इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो ये जो बॉल नंबर 1 है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? इसका इनिशियल पॉइंट भी टावर का टॉप है और फाइनल पॉइंट यहाँ पर है। तो इसका y में अगर वर्टिकल में देखो तो कितना डिस्प्लेसमेंट है? यही 80 मीटर है, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट है। ओके, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट है। वैसे तो इसका हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में गया ही नहीं, हॉरिजॉन्टल में केवल वर्टिकल में इसका मोशन हुआ है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बॉल 1 का? 80 मीटर इज इक्वल टू यू तो 0 है, यू वाई 0 है, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन जी ही रखेंगे क्योंकि जिधर नीचे की ओर बॉल जा रही है वेलोसिटी, तो नीचे ही एक्सेलरेशन भी है। तो अगर मैं v को पॉजिटिव ले लूं तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो जाएगा, और g को 10 लेने के लिए कहा है क्वेश्चन में, इंटू टी स्क्वायर। टी ही तो पता करना है, तो यहां से क्या आ जाएगा? 10t स्क्वायर इज इक्वल टू 160। क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये 0 इंटू टी तो 0 ही दे देगा। तो यहां से क्या आ जाएगा? t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। यानी कि बॉल नंबर 1 को ग्राउंड पर आने के लिए 4 सेकंड्स लगेगा। अब बॉल नंबर 2 के लिए देखते हैं। हालांकि जिन बच्चों ने बनाया होगा उनको पता होगा कि दोनों का सेम ही होगा समय, यानी कि बॉल 2 को भी 4 ही सेकंड लगेगा। हालांकि देखने में लगता है कि बॉल 2 को तो ज्यादा समय लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने ज्यादा जो एक ट्रेवल किया है, ज्यादा बड़ा पाथ ट्रेवल किया है, ऐसा लगता है देखने में। लेकिन ये मतलब एक क्वेश्चन भी होता है, कोई आपसे पूछे कि मान लीजिए बॉल 1 को नीचे आने में, ग्राउंड तक आने में t1 टाइम लगता है, और बॉल 2 को ग्राउंड तक आने में, यानी यहां तक, बॉल 2 के लिए फाइनल पॉइंट तो ये है। तो लेकिन दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, लेकिन फाइनल पॉइंट अलग अलग है। तो क्या t1 और t2 में क्या रिलेशन होगा? तो ऑप्शन होगा t1 ग्रेटर देन t2, t2 ग्रेटर देन t1। इस तरह से बहुत लोग t2 ग्रेटर देन t1 मार के, लेकिन t1 इज इक्वल टू t। दोनों बॉल को सेम समय लगेगा ग्राउंड पाने के लिए। अब ये कैसे पॉसिबल है इसको भी देख लेते हैं, फिर से देखते हैं।
तो अभी भी बॉल 2 का भी ui 0 ही है ना। हाँ ux अपना कुछ होगा, मान लो ux बराबर कुछ अपना दिया होगा, मान लो ux बराबर u हो कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ अपना वेलोसिटी है, इसको मान रहा हूँ, लेकिन वर्टिकल में तो अभी भी 0 है ना, क्योंकि इनिशियल स्पीड केवल किधर की ओर दी गई है, x डायरेक्शन यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की ओर। y में इसका स्पीड है क्या, इनिशियल नहीं है ना, y में नीचे स्पीड है क्या पहले वाले बॉल का, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ui अभी भी 0 है बॉल 2 के लिए, और बॉल 2 ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया वर्टिकल में, ये डिस्प्लेसमेंट किया है ना। ये जो डिस्प्लेसमेंट है किसका, बॉल 2 का, ये तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग है, लेकिन वर्टिकल के अलोंग तो इसी हाइट को ना उसने भी किया है वर्टिकल के अलोंग। तो यानी कि SY हमारा अभी भी किसके लिए, बॉल 2 के लिए अभी भी 80 ही मीटर है। SY अभी भी कितना है, 80 मीटर ही है। SY अभी भी 80 मीटर ही है, इसको ध्यान में रखना कि SY अभी भी 80 मीटर ही है। हाँ आप ये कह सकते हो कि ये जो, तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये जो मान लो इसको d1 मान लेते हैं, तो ये तो sx है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको sx लिखेंगे, sx इज इक्वल टू, ये आप मान लो ये दूरी x है, ठीक है, तो sx इज इक्वल टू x मीटर। लेकिन मुझे x की तरफ डिस्प्लेसमेंट से क्या मतलब, मुझे y की तरफ डिस्प्लेसमेंट से मतलब है ना, y की तरफ डिस्प्लेसमेंट टावर के हाइट के बराबर होगी। तो फिर से लगा दो SY इज इक्वल टू ui इंटू टी प्लस हाफ GT स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि जो y की तरफ जो एक्सप्रेशन है वो तो यूनिफॉर्म है ना, g ही है ना। तो AT इज इक्वल टू और 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, वही आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। तो देख रहे हो, ऐसे देखने में तो लगता है कि बॉल 2 को ज्यादा समय लगेगा ग्राउंड पे आने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एनालिटिकल है, थोड़ा अच्छा है। इस तरह के क्वेश्चन पर ध्यान देना कि किस तरह का प्रोसेस है, कैसे बन रहा है। तो दोनों बॉल को ग्राउंड पे आने के लिए सेम टाइम लगेगा। तो जिसका आंसर आ गया जिनका, बहुत अच्छी बात है। अब हम टॉपिक पढ़ने जाएंगे, क्या ग्राफ्स पढ़ने जाएंगे हम लोग, टॉपिक ग्राफ्स पढ़ने जाएंगे। तो दोनों का सेम ही लगेगा, t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो अब हम टॉपिक क्या पढ़ने जाएंगे, ग्राफ्स। तो ग्राफ्स में, क्योंकि ग्राफ्स थोड़ा जरूरी है पढ़ना, एक मिनट, इसमें अगर देखते हैं, अगर हम ग्राफ्स देखेंगे, ग्राफ्स क्यों, क्योंकि हमें ग्राफ्स कौन कौन से पढ़ने हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ने हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ने हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ने हैं। ये 3 तरह के ग्राफ्स पढ़ने हैं, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल ही है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एक बार ST ग्राफ में जो सभी प्रकार हैं उसको पढ़ा दिया जाएगा, तो आप VT ग्राफ भी समझ जाएंगे, सारी चीज़ों को अपने आप करते जाएंगे। तो ग्राफ्स में सबसे पहले क्या समझा कि हम ग्राफ का यूज क्यों करते हैं। सबसे पहली बात, हम ग्राफ्स का यूज क्यों करते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि हम ग्राफ्स का यूज क्यों करते हैं। तो एक बात अगर हम देखें कि ग्राफ्स का यूज क्यों करते हैं, मान लो ये हो गया हमारा 2D प्लेन पे एक, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। अच्छा, इसको नाम एक्स ही एक्सिस क्यों देते हैं, क्योंकि जो रेने डेकार्टेस थे ना, जिन्होंने कोऑर्डिनेट प्लेन का सबसे पहले यूज किया था, उन्होंने इसी को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस माना, तो तब से यही लिखा जाता है। जरूरी नहीं कि हमेशा, आप चाहें तो के एक्सिस एल एक्सिस भी लिख सकते हैं, लेकिन शुरू से यही लिखा गया है और हर स्टैंडर्ड बुक में भी यही लिखा जाता है। ये कुछ ऐसा ही है कि मतलब कोई एक नॉर्म बन गया है, नॉर्म एक आदत बन गया है लोगों का कि इसको एक्स और वाई एक्सिस, बाकी इसके पीछे और कोई बड़ा कारण नहीं कि इसको एक्स एक्सिस क्यों लिखते हैं, इसको वाई एक्सिस क्यों लिखते हैं। और ग्राफ्स बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। कैसे, क्योंकि आप बड़ी से बड़ी चीजों को, जो आप कंपैरिजन का हो गया या कुछ भी का हो गया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का हो गया, वो आप आसानी से शो कर सकते हैं ग्राफ पर किसी भी। और ये हमारा क्या हो गया, ऑरिजिन, इसी को क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। जैसे कंपनीज होगी, रेफरेंस पॉइंट, जैसे कंपनीज होती हैं तो कंपनीज अपने सेल्स का ग्राफ बनाती है ना, कि अच्छा मान लेते हैं कि जनवरी महीने में इतना सेल हुआ, फरवरी में देखो सेल मान ली यहाँ तक चला गया, इसको ये बार ग्राफ में आता है इस तरह से, और मार्च में सेल थोड़ा सा और नीचे गिर गया। तो इस तरह से दिखाता है कि कोई भी चीज हो गया, आप मान लो कि आप मंडे को मान लो आपने कितना पढ़ा, 6 घंटा पढ़ा, और तो ये हमारा ऐसा कुछ हो गया, यहाँ पर मंडे को मैंने 6 घंटा पढ़ा। फिर ट्यूसडे को आपने क्या किया, ट्यूसडे को आपने 8 घंटा पढ़ लिया, 8 घंटा। तो ये हमारा ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब अब मान लीजिए वेडनेसडे को मैंने 7 ही घंटा पढ़ा,
तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ऐसे फिर ऐसे, और थर्सडे को फिर मैं मान लो कि 5 ही घंटा पढ़ा तो और नीचे आ जाएगा। फिर मान लेते हैं कि थर्सडे फ्राइडे को मैंने फिर 8 घंटा पढ़ा, और सैटरडे को और डाउन होके मैं 5 घंटा पढ़ा। तो ये आपका ग्राफ दिखाता है। तो अगर बहुत बड़ा लिस्ट बना के कोई देगा तो पढ़ने में भी समय लगेगा और उतना भी नहीं आएगा। लेकिन अगर इस तरह से ग्राफ दे दिया जाए तो पता चलेगा अच्छा हाँ, मेरा जो पढ़ने का जो रूटीन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो बहुत फ्लक्चुएट करता है। मुझे खुद को यूनिफॉर्म तरीके से मतलब रूटीन बनाना पड़ेगा और यूनिफॉर्म तरीके से पढ़ूंगा तभी सक्सेस मिलेगा। तो इस तरह ग्राफ आप किसी भी चीज को लेकर बना सकते हो। और दो चीजों का शुरू में कंपेरिजन किया जाता है कि किसके रिस्पेक्ट में कौन कितना पढ़ रहा है। मैंने इधर क्या लिया था, डेज लिया था, कौन कौन दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और इधर क्या लिया था, स्टडी आवर्स, ये लिया था ना, और आपका ग्राफ बनाया। तो ग्राफ पावरफुल टेक्निक है। आजकल तो कई सारे एप्स आते हैं, जैसे कोई एप्स अगर आपके होंगे उसमें कई सारे एप्स में दिखाता है, अपने आप ग्राफ बन जाता है। जैसे आपने मोबाइल कितना यूज किया, किस ऐप्स को कितना समय यूज किया, तो वो जो एक ऐप आता है, आप बहुत सारे ऐप्स है गूगल प्ले पे जो क्या करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं कि आपने किस ऐप को कितना यूज किया, मोबाइल को कितना यूज किया, तो फिर वो ग्राफ बना के दे देते हैं आपको। क्या करते हैं, ग्राफ बना के दे देते हैं, और वहां से आपको ये पता चलता है कि किधर गया। तो इस तरह से ग्राफ्स का हम लोग बहुत अच्छा यूज कर पाएंगे अगर आप देखोगे तो। इस तरह से, एक मिनट, तो समझ में आ रहा है, किसी भी रिलेशन को दर्शाने के लिए, जैसे मैंने रेशियो को भी पढ़ा था, रेशियो में भी रिलेशंस को दर्शाने के लिए यूज किया जाता था ग्राफ्स का, कंपैरिजन करने के लिए किया जाता था ग्राफ्स का, बहुत सारी चीजों को, हर चीज में, कंपनीज में, मैथ्स में, रियल लाइफ में आपका ग्राफ्स का बहुत यूज आता है। आप ग्राफ्स को देख कर बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चीजों को एनालाइज कर सकते हो, इसलिए ग्राफ्स को स्टडी करना पड़ता है। तो अब जब हमने काइनेमेटिक्स पढ़ लिया है, बहुत सारी चीजें समझ ली हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, यानी इंस्टेंटेनियस, सब बहुत सारी चीजें, तो क्यों नहीं हम क्या करें, अब हम उनके ग्राफ्स को भी देखें। क्या उनके ग्राफ्स को बनाने से कोई फायदा है, उनसे क्या कुछ पता चलता है? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ्स को बनाऊं तो क्या उससे कुछ पता चलता है या नहीं पता चलता है? तो हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम क्या करेंगे, बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो अगर आप हेडिंग डालो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को सबसे पहले हम करने जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारा हो गया। तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसमें हमें करीब 6 प्रकार के ग्राफ्स पढ़ने हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ओके। सबसे पहला प्रकार जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वो मैं करने जा रहा हूँ। क्या है सबसे पहला प्रकार, एक मिनट, अगर ये एस है, इधर डिस्प्लेसमेंट, जनरली हम लोग वाई एक्सिस की तरफ किसको रखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को रखते हैं, और एक्स एक्सिस की तरफ किसको रखते हैं, टाइम को रखते हैं। तो अगर कुछ ग्राफ कुछ ऐसा है कि ये ग्राफ है हमारा, बस यही ग्राफ है, इधर की ओर ऐसे इतना ग्राफ हमारा दिया हुआ है, ये ऐसा ग्राफ बन रहा है, और इधर टाइम है, और ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये ओरिजिन है, ये रेफरेंस पॉइंट है। इसको बार बार 0,0 लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ ही जाएंगे। तो इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है हमें, इस ग्राफ से ये पता चल रहा है कि बॉडी टाइम, भले टाइम बढ़ रहा है, टाइम आगे बढ़ते जा रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, टाइम किसी भी समय टाइम तो बढ़ते जा रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, समय बीतता जा रहा है, लेकिन बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हो क्या है, जीरो है। देख रहे हो, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है। तो ये जब ऐसा ग्राफ बना हो तो समझ जाना कि यहाँ पर थोड़ा डार्क कलर किया गया होगा। तो इसका मतलब बॉडी हर समय, भले समय कितना ही क्यों न गुजर जाए, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यानी कि वो बॉडी रेस्ट में है। तो जब भी ऐसा ग्राफ हो तो इसका मतलब वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो ऐसा ग्राफ हो तो बॉडी क्या होता है, रेस्ट में होता है, यानी कि बॉडी अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, मूव ही नहीं कर रहा, वो जहां है वहीं है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा,
मान लीजिए एग्जाम्पल हो गया आपका बाईसाइकिल, आप जिस बाईसाइकिल से स्कूल जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो आपको उसने आपने उसको लाकर अपने घर में लगा दिया, तो कहीं मूव ही नहीं कर रहा है। अब बाईसाइकिल केप्ट एट योर होम। अब ऐसा नहीं कि वहां से फिर ले जाकर उसको स्कूल ले जा रहे हैं तो भी ये ग्राफ रहेगा, नहीं। रात में जब आपका बाईसाइकिल रहता है तो उसका ग्राफ यही रहेगा। समय बीत रहा है, रात 12 बज गया, 1 बज गया, लेकिन बाईसाइकिल का डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो ये पहला टाइप का हो गया। अब हम दूसरे टाइप, ये बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बहुत भारी नहीं था पहला वाला ग्राफ, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसका मतलब क्या है। सेकेंड टाइप का ग्राफ अगर बताएं, सेकेंड टाइप का ग्राफ अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसा बनेगा। बार बार ग्राफ बनाना पड़ेगा ही। तो हमने अभी भी वाई एक्सिस पे क्या लिया है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं लिया है। ये नहीं कि डिस्टेंस लेके बैठ जाना, और एक्स एक्सिस पे टाइम को लिया है। तो और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो बताने की जरूरत नहीं है। अगर ग्राफ कैसा हो, कुछ ऐसा हो, ग्राफ कुछ ऐसा हो, ये इधर की ओर ऐसा ग्राफ हो, तो इससे क्या पता चलता है कि बॉडी जो है, बॉडी अभी भी रेस्ट में है। टाइम क्या हो रहा है, टाइम गुजर रहा है। ये मान लो यहाँ 1 सेकेंड था, यहाँ 2 सेकेंड है, यहाँ 3 सेकेंड है। तो बॉडी इसी से समय, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा अपना, मान लो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट था शुरू में, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर तो सही है, लेकिन समय बीत रहा है, 1 मीटर हो गया, फिर भी 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 2 सेकेंड हो गया तो अभी 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, 3 सेकेंड हो गया तो अभी 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। यानी टाइम बढ़ते जा रहा है, फिर भी डिस्प्लेसमेंट न बढ़ रहा है न घट रहा है, जितना है उतना ही है। इसका मतलब बॉडी का सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, बॉडी हैज, लिख लो इसका रिजल्ट क्या हो गया, बॉडी हैज सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, बॉडी हैज सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, बॉडी हैज सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, बॉडी हैज सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड इज एट रेस्ट। क्यों रेस्ट में है, क्योंकि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो है। ये ऊपर वाले ग्राफ से कैसे लगे, क्योंकि ऊपर वाले ग्राफ में कोई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल मतलब शुरू के समय में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, शुरू के समय में 0 डिस्प्लेसमेंट था और टाइम बढ़ते साथ भी 0 है। लेकिन यहाँ पर शुरू में कुछ डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ 5 मीटर मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो, 10 मीटर 20 मीटर कुछ, चाहे जो भी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो, सेंटीमीटर में कुछ भी। लेकिन यहाँ पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होने के बावजूद बॉडी जो है वो टाइम के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जहाँ जितना डिस्प्लेसमेंट है उतना ही डिस्प्लेसमेंट अभी भी है। तो इसका मतलब बॉडी दोनों केस में रेस्ट में है। अभी तक दोनों केस बताया, दोनों में रेस्ट में है, लेकिन पहले वाले में कोई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन दूसरे वाले में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है। अब तीसरे टाइप के ग्राफ्स को देखते हैं, किसमें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ही। तीसरे टाइप वाला ग्राफ में देखते हैं, तीसरे टाइप के ग्राफ में अगर हम देखें तो ये अभी भी एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को लिया है और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। बार बार लिख रहा हूं कि ये डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। और मान लो बॉडी का कुछ ऐसा ग्राफ है, ओके, बॉडी का कुछ ग्राफ ऐसा है। तो अब क्या करेंगे, तो इससे क्या पता चलता है, अगर ऐसा कुछ ग्राफ आ गया तो इसका मतलब ये होता है कि मान लो यहाँ पर 1 सेकेंड था, यहाँ पर मान लो 2 सेकेंड है, यहाँ पर मान लो, मैं सेकेंड को ज्यादा ले रहा हूँ, बाकी आवर में भी हो सकता है, 3 सेकेंड है, यहाँ पर मान लो 4 सेकेंड है, यहाँ पर मान लो 5 सेकेंड है, यहाँ पर मान लो 6 सेकेंड है। तो मान लो 1 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी है अपना कुछ होगा, मान लो 1 सेकेंड पे कुछ वेलोसिटी है, मान लो v1, ठीक है। दूसरे सेकंड पे कितना वेलोसिटी है, v2, और तीसरे सेकंड पे v3, चौथे सेकंड पे v4, पांचवें सेकंड पे v5। लेकिन आप ये देखोगे कि बॉडी हैज इक्वल डिस्प्लेसमेंट है। बॉडी का क्या है, वेलोसिटी लिख दिया, सॉरी वेलोसिटी नहीं होगा एक मिनट, ये जो लिख रहे हो ना, ये वेलोसिटी नहीं होगा, ये क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ S1 है तो ये डिस्प्लेसमेंट S2 हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट S3 हो जाएगा, ये S4 हो जाएगा और ये S5। तो
यहाँ पर क्या है एक कि बॉडी हैज इक्वल डिस्प्लेसमेंट, बॉडी जब भी स्ट्रेट लाइन हो और ओरिजिन से पास कर रहा हो तो बॉडी हैज इक्वल डिस्प्लेसमेंट, बॉडी हैज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बॉडी हैज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल, यानी कि पहले सेकंड में जितना चला उतना ही वो दूसरे सेकंड में भी चला, उतना ही वो तीसरे सेकंड में चला, उतना ही वो चौथे सेकंड में चला, उतना ही वो पांचवें सेकंड में चला, उतना ही वो छठे सेकंड में चला। यानी कि यहाँ पर क्या है S2 माइनस S1 किसके बराबर है S3 माइनस S2 के, और S4 ये किसके बराबर है S4 माइनस S3 के, और ये किसके बराबर है S5 माइनस S4 के। कहने का मतलब कि जो इंटरवल देख रहे हो ना डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल, ये सेम है, ये भी सेम है, ये सेम है, ये आपस में सब सेम है। तो बॉडी हैज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इससे क्या मिलता है, इसे रिजल्ट ये मिलता है, नोट कर लेना, इस रिजल्ट क्या मिलता है, इस रिजल्ट ये मिलता है कि बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, या फिर ये कहें कि बॉडी हैज या फिर ये कहें कि बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि आप जब पढ़ रहे होगे तो आपने पढ़ा था ना ये चीज कि डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी। ओके, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी। तो जब भी ST ग्राफ होता है तो उसका स्लोप क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रही है। अच्छा, स्लोप का कंसेप्ट तो मैंने बताया ही नहीं, स्लोप के कंसेप्ट को समझना होगा। तो अभी कुछ देर के लिए इतना तो समझ में आ गया, लेकिन अब स्लोप का कंसेप्ट को थोड़ा मैं बताने जा रहा हूँ। स्लोप का कंसेप्ट क्या होता है, देखो स्लोप क्या होता है, एक चीज समझना, स्लोप क्या होता है। स्लोप, जब भी हम स्लोप की बात करते हैं, मान लो ये कोई है ग्राफ और मान लो ये कोई लाइन जा रहा है, ठीक है, ये y एक्सिस है और ये हमारा क्या है x एक्सिस है, और ये लाइन दोनों तरफ जा रहा है, ये ग्राफ है, और ये मान लो ये x एक्सिस से कितना बना रहा है, थीटा, ठीक है, ये x एक्सिस से क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो स्लोप क्या होता है, तो इस ग्राफ का स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप इस लाइन का स्लोप, सॉरी इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का tan थीटा। तो स्लोप क्या होता है, तो जब भी कोई लाइन या जब भी कोई आप ग्राफ में जब कोई लाइन देखते हो तो उसका स्लोप निकालने के अब क्या करना कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे जब जाते हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज उस ग्राफ के लाइन को जब एक्स एक्सिस से आप मापते हो तो जितना एंगल आएगा, मान लो थीटा एंगल आ गया, तो tan थीटा उसका tan थीटा स्लोप होता है। अब यहाँ स्लोप के बराबर थीटा मत लिख के आ जाना, ठीक है, tan थीटा उसका स्लोप होता है। और किधर से मैंने इसको मेजर किया, तो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है तो इसके एंटी क्लॉकवाइज एक्स में जितना एंगल बनेगा वो थीटा होता है। तो स्लोप यहाँ पर tan थीटा हो गया। अच्छा, स्लोप अगर मैं देसी भाषा में थोड़ा सा बताऊं तो उसका मतलब क्या होता है, तो मान लो कि अगर आपने स्लोप अगर आपने देखा, मान लो कि आपने ये हमारा वही एग्जाम्पल को लेते हैं, स्टडी टाइम, स्टडी आवर, ठीक है, स्टडी आवर, अगर वाई एक्सिस की तरफ स्टडी आवर रख दिया और इधर डेज रख दिया, ठीक है, डेज रख दिया, तो मान लो मंडे के दिन आपने कितना पढ़ा, मंडे के दिन मान लो 3 आवर्स पढ़ा, ठीक है, ट्यूसडे के दिन कितना पढ़ा, मान लो आपने कि ट्यूसडे के दिन 4 आवर्स पढ़ा, मान लो आपने वेडनेसडे के दिन कितना आवर पढ़ा, 5 आवर्स पढ़ा, ठीक है, और थर्सडे के दिन मान लो कितना पढ़ा, 6 आवर्स पढ़ा, ठीक है। तो आपका ये ग्राफ हो जाएगा, ये कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा जाएगा ना, ठीक है। संडे के दिन आपने, और यहाँ पर संडे था तो संडे को आपने नहीं कुछ पढ़ा था, उस दिन आप पूरा खेल रहे थे, तो ये ग्राफ हो जाएगा हमारा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्राफ का स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, थीटा एंगल है, तो ग्राफ का स्लोप दिखाता है पॉजिटिव स्लोप है ना। अगर आप यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, 2 तरह के स्लोप होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब होता है, जब आप एंटी क्लॉकवाइज से मेजर करते हो तो ये जो थीटा है वो थीटा 0 डिग्री से क्या हो, 90 डिग्री के बीच में हो, तब ग्राफ के स्लोप को पॉजिटिव कहते हैं, जब आप एंटी क्लॉकवाइज से मेजर करते हो। लेकिन
तो यहाँ पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्टडी आवर अपॉन चेंज इन डेज इज पॉजिटिव, है ना। आप लगातार आपकी पढ़ाई क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। रोज आपका पढ़ाई 1-1 घंटा क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। रोज आपका पढ़ाई क्या हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप की बात कर रहे थे। तो फिर किस केस में नेगेटिव होगा स्लोप, नेगेटिव स्लोप, जब अब वाई एक्सिस की जो क्वांटिटीज है, लिख लो, पॉजिटिव स्लोप कब होता है, जब वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटीज होती हैं, वाई एक्सिस पर जो क्वांटिटीज होती हैं, अगर वे बढ़ती रहें, एक्स एक्सिस पर रह रहे क्वांटिटीज की अपेक्षा, है ना, वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटीज होती है अगर वे लगातार बढ़ती रहें एक्स एक्सिस की क्वांटिटीज के कंपैरिजन में, तो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। स्लोप पॉजिटिव होता है। और मैंने बता दिया स्लोप इस तरह से हम लोग अभी हमने देखेंगे, अभी स्लोप का कैलकुलेशन भी करेंगे, लेकिन अभी पहले नेगेटिव स्लोप बारे में बता देते हैं। तो नेगेटिव स्लोप कब होता है, नेगेटिव स्लोप तब होता है जब मान लो कोई ऐसा ग्राफ है, ओके, ये लाइन हो गया, ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो कर देंगे, ये सॉरी ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस। तो अब अगर मुझे थीटा देखना है तो एक्स एक्सिस से किधर जाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाऊंगा। लेकिन ये जो थीटा है, अगर मान लो ये थीटा है तो इसमें तो थीटा क्या है, 90 से ज्यादा हो गया ना। तो जब भी किसी लाइन का अगर थीटा 90 से ज्यादा हो गया तो उस ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। पॉजिटिव कब होता है, जब एक्स के बढ़ने के साथ साथ वाई भी बढ़ता रहे। लेकिन नेगेटिव कब होता है कि एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटीज हैं, उन एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटीज है उनके बढ़ने के साथ वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटीज होती हैं वे घटती हैं, है ना। वाई एक्सिस पे क्वांटिटी जो है वो घटती हैं। पॉजिटिव में तो अच्छा है कि एक्स एक्सिस भी बढ़ रहा है तो वाई एक्सिस की क्वांटिटीज बढ़े, लेकिन नेगेटिव स्लोप तब होता है जब एक्स एक्सिस बढ़ रहा है और वाई एक्सिस की क्वांटिटीज घट रही है। देखो तो जैसे से एक्स बढ़ रहा है वाई क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे से एक्स बढ़ रहा है वाई क्या हो, घट रहा है। और एक समय तो ऐसा आता है जब एक्स तो बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है लेकिन वाई यहाँ पर आके क्या हो गया, जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है। ये देख रहे हो इस ग्राफ को। तो ऐसे ग्राफ के स्लोप क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब स्लोप को कैलकुलेट कैसे करना है, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो। देखो स्लोप को कैसे कैलकुलेट, स्लोप मतलब झुकाव, है ना, ढलान, ठीक है। और अगर केवल अति पढ़ रहे हैं हम लोग लाइन, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि स्लोप अगर मुझे चेक करना है। मान लो ये स्लोप है, ये लाइन है एक, ठीक है, एक लाइन है और ये मैं एंटी क्लॉकवाइज से गया तो देखा कि ये थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या है, 90 से कम है, 90 डिग्री से कम है। तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। ओके, 0 से 90 के बीच में है थीटा, तो इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। ओके, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर कुछ मान लो डाटा दिया रहेगा आपको, मान लो यहाँ पर 3,0 है, यहाँ पर एक और पॉइंट हो गया कितना, 4,1 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 5,2 हो गया। ओके, ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है। तो अगर 3,0 है और ये कितना है, 4,1 है, 4, क्या है, 1 है, ये 4,1 है, यानी कि ये दूरी तो 1 है और ये दूरी पूरा 4 है। तो अगर मुझे यहाँ पर इस छोटे से ट्राइंगल को मैं ले लूं तो इस छोटा सा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, तो इसका अगर मैं थीटा यहाँ पर लूं, तो अगर मुझे थीटा निकालना हो तो ये तो दूरी 1 हो गया क्योंकि ये 4,1 था, और ये कितना हो गया, ये दूरी तो पूरा तो 4 है, ये पूरा 4 है, लेकिन यहीं से यहीं तक 3 है, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कौन होता है, सबसे पहले आपका 90 डिग्री है, उसके सामने कौन होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। आ रही बात समझ में, हाइपोटेन्यूस होता है। तो
जहां जिस एंगल का आप थीटा लिए हैं तो उसके सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाता है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, तो ये 1/1 हो गया, यानी tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा बराबर 45 डिग्री हो। ज्यादा याद नहीं करना है tan थीटा का वैल्यू, बस जो दिया हुआ है ना बस उसी को केवल याद करना है। जैसे tan 0 डिग्री कितना होता है, tan 0 डिग्री 0 हो जाता है। tan 30 डिग्री कितना हो जाता है, tan 30 डिग्री कितना हो जाता है, tan 45 तो 1 होता है, tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। tan 30 मेरे ख्याल से √3 होता है क्या, tan 30 1/2 इंटू √3 नहीं, tan 30 1/√3 होता है। और tan 60 कितना होता है, √3 होता है। और tan 90 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। tan 90 डिग्री कितना होता है, नॉट डिफाइंड। तो स्लोप में sin से साइन नहीं आता है, कॉस नहीं आता है, कॉसेक नहीं है, सेक नहीं है, केवल tan है। तो tan के बस इतने वैल्यू को याद करने पर भी काम चल जाएगा। अभी तक हम लोग ग्राफ को देख रहे थे और अब शायद स्लोप समझ में आ गया होगा कि स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप मतलब ढलान। अगर x में जो चीजें हैं अगर उनके बढ़ने के साथ साथ y की चीजें भी बढ़ रही हैं तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन x में जो चीजें हैं अगर उनके बढ़ने के साथ y की चीजें घट रही हैं तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव स्लोप में आप देखोगे कि वो जो थीटा है एंटी क्लॉक एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो देते हैं वो थीटा 90 से क्या होता है, ज्यादा हो जाता है थीटा। लेकिन जब स्लोप पॉजिटिव होता है तो जो थीटा है वो 90 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, 0 से 90 के बीच में रहता है। इस तरह से हम देखते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर एक मिनट काफी सारी चीजें समझने को मिला होगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर इसके बाद हम स्लोप पर आ गए थे, थोड़ा सा स्लोप पे बताते बताते पॉजिटिव स्लोप पीछे करके इसको आप देख सकते हो इस क्लास को कि इसमें और कैसे, ठीक है। तो अब हम अगर देखते हैं, मैंने तो 3 प्रकार के ग्राफ्स बता दिए थे डिस्प्लेसमेंट में। अब हम चौथे प्रकार में आते हैं। कौन सा, चौथे प्रकार में आते हैं, कौन सा है, चौथे प्रकार का ग्राफ एक देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हमारा y एक्सिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है और x एक्सिस तरफ टाइम है और ये ग्राफ है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि अगर कोई किसी बॉडी का ये मोशन का ये ग्राफ बन रहा है तो इससे ये पता चलता है कि बॉडी का जो क्या है, बॉडी हैज सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, बॉडी हैज सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, बॉडी का कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है। क्यों, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन यहाँ पर तो कितना है इनिशियल, ये मान लो x मीटर है, तो बॉडी का कितना है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, x मीटर। ओके, बॉडी का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, x मीटर है, कुछ है। और यहां से बॉडी स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ बन रहा है, यानी कि बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म है। क्योंकि आपको ये थीटा अगर आप देखोगे इसका, अगर ये थीटा अगर देखोगे तो ये थीटा बन रहा है और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये थीटा का जो वैल्यू है ये 0 डिग्री से लेके थीटा 90 डिग्री के बीच में ही है ना, है ना। ये थीटा जो है इसका मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव है। इस बॉडी का, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और सिंस स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। आप एक एग्जांपल लिख सकते हो कि मान लो अब बस स्टार्ट 2 मीटर अवे फ्रॉम टाइम्स बिल्डिंग एंड मूविंग एट ए स्पीड। मान लीजिए कि आपके घर से 2 किलोमीटर पे या आपके घर से 20 मीटर पे कोई बस स्टार्ट हुआ और वो लगातार मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर। आपका घर यहाँ पर है, ठीक है, आपका घर ये आपका होम हो गया। लेकिन एक बस जो है, बस यहाँ से स्टार्ट होती है, एक बस यहाँ से स्टार्ट होती है और ये बीच की दूरी 20 मीटर है और बस यहाँ से स्टार्ट हुई और ये चलते जा रही है कितने स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर से, बिल्कुल यूनिफॉर्म।
कभी घट नहीं रही है, कभी बढ़ नहीं रही है। तो उस बस का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यानी यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा इसके लिए। और यहाँ से तो बॉडी हैज सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसका एक एग्जांपल मैंने दिया। चौथे प्रकार का अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखें, अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही चल रहा है, तो सॉरी पांचवें प्रकार का अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखें, तो पांचवें प्रकार का अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखना है, कंपैरिजन तो हम लोग बाद में करेंगे, एक पांचवें प्रकार का जल्दी से देख लेते हैं। पांचवें प्रकार का अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखना है तो मान लो ग्राफ कुछ ऐसा है। अब ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन तो नहीं ना हो सकता है, अगर कभी ऐसा आ गया तब क्या करेंगे, और ये एस है और ये टी है। तो अगर कभी ऐसा आ जाता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तब क्या करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब बॉडी का यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। आप ही देखो पहले सेकंड में बॉडी यहाँ तक गई, इसका डिस्प्लेसमेंट ये था, ये डिस्प्लेसमेंट था। दूसरे सेकंड में बॉडी मान लीजिए यहाँ तक आ गई, दूसरे सेकंड में बॉडी इसका डिस्प्लेसमेंट ये है ना, दूसरे सेकंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ये है। तीसरे सेकंड में बॉडी क्या है, तीसरे सेकंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कौन है, ये है ना, तीसरे सेकंड में। लेकिन चौथे सेकंड में अगर आप देखो, चौथे सेकंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ये दूरी हो गया, ये दूरी चौथे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है। और पांचवें सेकंड में आप देखो, पांचवें सेकंड में, इसको अच्छे से बता दे रहा हूं, पांचवें सेकंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है, ये दूरी है, ये डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये है पांचवें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, और ये है चौथे सेकंड में, ये है तीसरे सेकंड में, ये है दूसरे सेकंड में, और ये है पहले सेकंड में। तो जैसे जैसे सेकंड बढ़ रहे हैं, यानी पहले सेकंड में जितना था उससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किस में है, दूसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है, और उससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किस में है, तीसरे सेकंड में है, और उससे ज्यादा किस में है, चौथे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है, और उस सबसे ज्यादा उससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किस में है, पांचवें सेकंड में। यानी कि बॉडी का जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, हर सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसलिए इस ये जो बॉडी है जिसका ग्राफ ये बना हुआ है, बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी का क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी हर सेकंड शायद बढ़ रहा है, इसलिए तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है हर सेकंड, वेलोसिटी ज्यादा है तभी तो बढ़ते जा रहा है। बॉडी हैज, तो अगर आप इसको नाम दे दो, यहाँ पर ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है। तो यहाँ पर ओ वे छोटा है किससे, ओ बी से, ये डिस्प्लेसमेंट का मैं दिखा रहा हूँ, और ओ बी किससे छोटा है, ओ सी से, ओ सी छोटा है ओ डी से, और सबसे बड़ा कौन है, ओ ई है। तो ओ ई सबसे बड़ा है, ओ डी, ओ सी, ये ओ ए क्या है, पहले सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, ओ बी क्या है, दूसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, ओ सी तीसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, ओ डी चौथे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, और ओ ई क्या है, पांचवें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो ग्राफ है, तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है, ये तो अगर आप फाइनल रिजल्ट लिखना चाहो तो जब भी ऐसा ग्राफ आए तो ऐसे ग्राफ का रिजल्ट क्या होगा कि बॉडी वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो है, लेकिन क्या वेलोसिटी घट रहा है या बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग। तो रिजल्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग। ये पहला रिजल्ट आया यहां से। दूसरा रिजल्ट क्या हो गया, बॉडी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, लिख लो विथ टाइम। दूसरा रिजल्ट क्या आया, दूसरा रिजल्ट क्या आया कि बॉडी का पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। क्या है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है, इसका मतलब इस बॉडी का एक्सेलरेशन तो है इसके पास। कैसा एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है इस बॉडी के पास। ओके, इस बॉडी का पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अब जल्दी से, क्योंकि एसटी ग्राफ में ही बस दिक्कत होता है, उसके बाद आप खुद भी आप बना सकते हो वीटी ग्राफ को। ओके, वीटी ग्राफ के सारे केस को आप देख सकते हो। छठा टाइप का जो ग्राफ है, अगर छठे टाइप के ग्राफ को देखो, और अच्छा इसका अगर मुझे मान लीजिए कि मुझे तीसरे सेकंड में चाहिए था, अगर तीसरे सेकंड में मुझे क्या चाहिए, इसका मुझे स्पीड निकालना हो, तो तीसरे सेकंड में यहाँ पर है ग्राफ, तो इस पर जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे ना, टेंजेंट यानी इस लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो इस टेंजेंट को ही, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना, ये जो स्लोप है ये थीटा है ना, ये जो तीसरे सेकंड पे जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो
एंटी क्लॉकवाइज जब मैंने इसे मेजर किया एक्स एक्सिस से, तो ये जो थीटा है, तो ये जो tan थीटा देगा ना, यही तीसरे सेकंड पे इसका क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल जाएगा। यानी कि जिस सेकंड पे जाए, मान लो 5 सेकंड है, 5वें सेकंड पे कितना वेलोसिटी है, तो देख रहे हो 5वें सेकंड पे इसका वेलोसिटी, ये जो टेंजेंट है ना यहाँ पर, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप, टेंजेंट ऐसे कुछ ड्रॉ हो जाएगा। तो अब मान लो ये θ1 था और ये θ2 हो गया, तो यहाँ पर क्या पता चला कि θ1 ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1। देख रहे हो, जैसे से टाइम बढ़ा है स्लोप बढ़ते जा रहा है। यही चीज देखना होता है, जैसे से टाइम बढ़ा है, आप फिर से इसको एक बार बढ़िया से देख लो कि जैसे से टाइम बढ़ रहा है, अगर आप छठा को भी हटा दो और इस तरह के ग्राफ्स को अगर आप देखो अभी, तो अभी मान लो ये 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड पे ऐसा कुछ अति होगा, स्लोप होगा। दूसरे सेकंड पे स्लोप कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। तीसरे सेकंड पे स्लोप कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो इस समय मान लो θ1 है, एक मिनट, इस समय मान लो θ1 है पहले सेकंड पे, ये जो एंगल बना रहा है। दूसरे सेकंड पे θ2 है और तीसरे सेकंड पे क्या है, θ3 है। तो यहाँ से क्या पता चला है कि θ3 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ1, यही हुआ ना। तीसरे सेकंड में का जो स्लोप है वो ज्यादा है दूसरे सेकंड से, यानी कि ये जो ग्राफ है वो पॉजिटिव, उसका एक्सेलरेटेड ग्राफ है, यानी कि वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है, स्लोप लगातार बढ़ रहा है, टाइम के साथ स्लोप क्या रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि मोशन एक्सेलरेटेड है। यही चीज दिखाना चाह रहा था। अब अगर छठे नंबर का अगर आप ग्राफ देखो, जो कि बताना बहुत जरूरी है, छठे नंबर का अगर आप ग्राफ देखोगे, अगर छठे नंबर का ग्राफ अगर आप देखोगे, तो छठे नंबर के ग्राफ में कुछ इस तरह का बनता है। छठे नंबर ग्राफ को अगर देखना है तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ्स को देखना है, कुछ इस तरह का मान लो ग्राफ है, मान लो छठे नंबर ग्राफ ऐसा है। ओके, हो सकता है ना ऐसा ग्राफ, एस टी, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। तब तक हम लोग तो बस लाइन को ड्रॉ कर रहे थे। तो इसमें क्या हो रहा है, बॉडी का शुरू में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है समय के साथ, लेकिन बाद में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। तो अगर यहाँ पर मुझे स्लोप लगाना है, तो स्लोप एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ पर एक स्लोप देखेंगे, तो इसका स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप ऐसा है कुछ। इस लाइन का जो स्लोप है ये नेगेटिव है, इस लाइन का स्लोप क्या है, नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसका ये जो थीटा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये 90 से ज्यादा है, लेकिन इस लाइन का जो थीटा है ये 90 से कम है। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, अगर मैं शुरू में देखूं तो ये क्या है, पॉजिटिव है, और इस लाइन का स्लोप क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ, रिजल्ट अगर आपको लिखना हो कि रिजल्ट क्या है, तो इसका रिजल्ट ये है, ऐसे जब भी ऐसे ग्राफ आते हो ना, ये ग्राफ है मैंने लिया है, बाकी मैंने लाइन खुद से ड्रॉ किया है, ये ग्राफ है बॉडी का, ये कर्व भी, ये फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है कि ये जो बॉडी है, शुरू में क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, एक टाइम तक यहाँ तक वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, एक टाइम तक क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। velocity of this implies that velocity of body एक टाइम तक वेलोसिटी बढ़ता है, लेकिन फिर वेलोसिटी घट जाता है। इसका मतलब रिजल्ट ये है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। Okay, velocity of body is decreasing with time, that is body is moving with retardation is the positive as the respiration body increases with time। तो जब भी ऐसा स्लोप आए, इसका मतलब बॉडी क्या है, रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेस रिटार्डेशन है। जब भी ऐसा ग्राफ आए तो समझो कि बॉडी का जो मोशन है वो रिटार्डेशन है। ठीक है, बॉडी का मोशन रिटार्डेशन है, यानी कि शुरू में डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा है, लेकिन बॉडी स्लो होते जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, शुरू में बढ़ रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा है, लेकिन बॉडी क्या वेलोसिटी है वो घटते जा रहा है। तो ऐसे में इस ग्राफ को अगर आप देखोगे तो क्या कहोगे कि बॉडी रिटार्डेशन में है। रिटार्डेशन यानी कि एक समय आएगा जब ये बॉडी जाके रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, हमेशा घटते जा रही है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। अगर 7वें नंबर के आप ग्राफ को देखोगे, जो कि अंतिम ग्राफ, इसको मैंने मैथी किया हूँ, एसिमुलेट किया हूँ, तो अगर 7वें नंबर का ग्राफ को देखना है, ये कुछ इस तरह से है, इस तरह के ग्राफ्स आएंगे। ये बॉडी ऐसे, ठीक है, ये एस है, ये टी है,
तो इस तरह के ग्राफ आप देख रहे हो कि समय के साथ क्या हो रहा है, ये मान लो ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है। तो 1 से 3 सेकंड के बीच में पहले तो कुछ डिस्प्लेसमेंट था इसका, मान लो ये दूरी कितना है, 1 मीटर है। तो लेकिन बाद में डिस्प्लेसमेंट घटते गया और एक समय आया तीसरे सेकंड पे क्या हो गया, मैंने एग्जांपल लिया है, तीसरे सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, तीसरे सेकंड पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो अगर तुम इस पर एक ड्रॉ करोगे, आप इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट, और एक इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट मतलब समझते हो ना, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, मैंने अपने से ड्रॉ किया, ये नहीं कि ग्राफ ऐसा बना हुआ था, मैंने खुद से ड्रॉ करके देखा। तो ये जो लाइन है इसका नेगेटिव स्लोप है और इस लाइन का क्या है, स्लोप पॉजिटिव है, यानी बॉडी क्या है, एक्सेलरेटेड है। बॉडी क्या है, बहुत देखने से तो लगता है कि बॉडी स्लो हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन है, बॉडी में एक्सेलरेशन है, कैसा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, बॉडी में पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो जब भी ऐसा ग्राफ आया ना, मेरे से भी कई बार गलती हुआ है कि जब भी ऐसा ग्राफ आया है ना, तो मैंने सोचा कि बॉडी रिटार्डेशन में चल रही है। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि बॉडी का स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन इस ग्राफ में बॉडी का स्पीड धीरे धीरे कम नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भले कम हो रहा है, लिख लेना, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है बट वेलोसिटी कम नहीं हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। इस ग्राफ में वेलोसिटी बढ़ रहा है, लिख लो हिंदी में भी, वेलोसिटी बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट भले घट रहा है लेकिन वेलोसिटी बढ़ रहा है, यानी कि ये इस ग्राफ का रिजल्ट क्या हुआ कि ऐसे बॉडी को क्या कहेंगे, ऐसा बॉडी किसमें है, एक्सेलरेटेड मोशन में है। बस अंतर ये है, तो एज डिस्प्लेसमेंट द बॉडी इंक्रीजेस है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो है ही, नॉन यूनिफॉर्म क्या है, वेलोसिटी तो है ही, तो बॉडी इज मूविंग अपोजिट डायरेक्शन। तो जब भी ऐसा ग्राफ आए, जब भी ऐसा अगर ग्राफ अगर आएगा तो इसका मतलब वेलोसिटी तो बढ़ रहा है बट डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जिधर जा रही है, जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। बॉडी नीचे जा रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी है। मान लीजिए बॉडी अगर ईस्ट की तरफ जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी किधर की ओर है, वेस्ट की ओर। फिर से कह रहा हूं, अगर बॉडी ईस्ट की तरफ जा रही है तो वेलोसिटी किधर की ओर है, वेस्ट की ओर तरफ है। ये चीज, द बॉडी इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका मतलब बस इतना ही हुआ कि तो ऐसे, तो इस ग्राफ को मैंने बताने की जरूरत समझी कि इस सब ग्राफ को आप देख लो, आप खुद से भी एनालाइज करो। मैंने टेंजेंट बताया, ये सारी चीजें बताई, तो इसको समझोगे तभी जाके होगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। कल इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, वीटी ग्राफ पर बताया जाएगा और एटी ग्राफ बताया जाएगा। तो ये वेलोसिटी कैसे बढ़ रहा है, ये मैंने कैसे समझा, क्योंकि मैंने जब टेंजेंट ड्रॉ किया, ये मान लीजिए पॉइंट ये है और इस पॉइंट बी पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो देखा कि टेंजेंट ए का तो नेगेटिव स्लोप है और टेंजेंट बी का भी नेगेटिव स्लोप है, लेकिन ये कम नेगेटिव है और टेंजेंट ए का स्लोप ज्यादा नेगेटिव है। ओके, तो कम नेगेटिव है, इसका मतलब जो स्लोप है वो लगातार बढ़ते जा रहा है समय के साथ। और एसटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। एसटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। इसका मतलब वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, ये बात सही है। लेकिन बस अंतर ये है, तो फिर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट समय आने पर 0 क्यों हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी था या फिर एक्सेलरेशन था, जो भी समझो। देखिए, बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही थी ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या था, एक्सेलरेशन था। ये अच्छा रहेगा, ठीक है। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर ये साइड है, तो इस ग्राफ से यही पता चल रहा है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर मान लो ईस्ट में है तो एक्सेलरेशन किधर में था, वेस्ट की तरफ। ये ग्राफ से आप समझ लो, ठीक है। वेलोसिटी मत लिख देना, क्योंकि वेलोसिटी अगर अपोजिट में है तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट ईस्ट में कैसे है अगर वेलोसिटी वेस्ट में है, ठीक है। तो बॉडी का जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर एक्सेलरेशन ना होके एक्सेलरेशन अपोजिट साइड है, लेकिन एक्सेलरेशन है और कैसा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है, ओके, उस साइड में। तो ये चीज ध्यान देना। तो ये आगे फिर हम लोग वीटी ग्राफ को देखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तब तक सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते जाओ, फिर एटी ग्राफ को देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।